ओके एवरीवन, तो आगे बढ़ाते हैं पैरोनीम्स के सिलसिले को। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरोनीम्स नंबर 36 से। दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं, देख सकते हैं आप। एक है वुमैनली और दूसरा है वुमैनिश। वुमैनली और वुमैनिश, ये दोनों वर्ड बने हैं वुमन शब्द से। वुमन दोनों का बेस वर्ड है। वुमन से ही बना वुमैनली, वुमन से ही बना है वुमैनिश, है ना। वुमन में एल जोड़ दिया गया तो वुमैनली हो गया, सफिक्स के रूप में ISH जोड़ दिया गया तो वो वुमैनिश हो गया। तो दोनों वुमन से ही बने। अब दोनों का मीनिंग समझने की जरूरत है हमें। देखिए, वुमैनली का मतलब होता है सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, टेंडर, पोलाइट, हम्बल, है ना। ऐसे तो एक शब्द में इसका मतलब हो जाएगा स्त्रियोचित, मतलब स्त्रियों के गुण वाला। लेकिन स्त्रियों का कौन सा गुण? कोमल हृदय वाला, है ना, नम्र विनम्र, ये मीनिंग आता है वुमैनली का। वुमैनिश का क्या मतलब होता है? वुमैनिश का मतलब होता है एवरीवन वीक एंड कावर्डली, है ना। वुमैनिश निगेटिव क्वालिटी बताता है किसी पर्सन का, वीक एंड कावर्डली, है ना, कमजोर और कायर। तो ये दो शब्द है वुमन से बने, उन दोनों के मीनिंग आप देख रहे हैं। अब इन दोनों के मीनिंग को आपने कितने अच्छे तरीके से समझा है, ये दो क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल के फॉर्म में है वो टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला एग्जाम्पल है, द डैश क्वालिटीज ऑफ लेडी मैकबेथ कुड नॉट रिमेन सप्रेस्ड। लेडी मैकबेथ के डैश गुण जो थे उनको सप्रेस नहीं किया जा सका, या वो सप्रेस दबे नहीं रह सके, वो उभर के सामने आ ही गए। तो कौन से गुण एवरीवन? वुमैनली या वुमैनिश? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, है ना। अच्छे गुण की बात करेंगे, बुरे गुण की तो बात करेंगे नहीं। लेडी मैकबेथ का जो वुमैनली क्वालिटी था, जो सॉफ्ट हार्टेड क्वालिटीज थे, जो कोमल, है ना, नम्र विनम्र वाला स्वभाव था, वो सप्रेस्ड नहीं रह सका, वो दबा नहीं रह सका, वो बाहर आया, सामने बाहर आया। चलिए अगला एग्जाम्पल, इट इज डैश ऑन अ सोल्जर्स पाथ टू लीव द बैटल फील्ड। तो किसी भी सैनिक के लिए एवरीवन बैटल फील्ड यानी युद्ध भूमि को छोड़ देना डैश होता है। किसी भी सोल्जर के लिए युद्ध भूमि छोड़ देना अच्छी बात तो होती नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी तो दिखाएंगे नहीं सोल्जर की, बुरी क्वालिटी दिखाएंगे। तो इस ब्लैंक में हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज वुमैनिश ऑन अ सोल्जर्स पाथ टू लीव द बैटल फील्ड। युद्ध भूमि छोड़ देना, युद्ध भूमि से भाग जाना, है ना, सोल्जर के लिए, सैनिक के लिए वुमैनिश होता है, यानी कायरतापूर्ण और कमजोर दिखाने वाली बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 37, दो शब्द हैं, एल्यूजन और इल्यूजन। ठीक है, एल्यूजन और इल्यूजन एक जैसे साउंड है ना, एक जैसा लुक भी है, यही होता है पैरोनीम्स, है ना। लुक या साउंड सिमिलर होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। चलिए एल्यूजन का मतलब समझते हैं। तो एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, अप्रत्यक्ष संदर्भ, अप्रत्यक्ष इशारा, अप्रत्यक्ष संकेत, है ना, किसी व्यक्ति की तरफ या किसी चीज की तरफ। एल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? फॉल्स आइडिया, बिलीफ और इम्प्रेशन। मतलब कोई विचार, कोई विश्वास, है ना, कोई इम्प्रेशन जो कि फॉल्स है, जो कि गलत है, जो कि झूठा है, जिसको आप क्या कहेंगे? भ्रम। ठीक है, तो एल्यूजन का मतलब संकेत या इशारा, इल्यूजन का मतलब हो गया भ्रम, मिथ्या, गलत चीज। एग्जाम्पल लिखते हैं, इन दिस पोएम देयर इज एन डैश टू गांधी जीज डेथ। इस कविता में गांधी जी के मृत्यु का डैश है। तो गांधी जी के मृत्यु का क्या है? एल्यूजन है या इल्यूजन है? एल्यूजन है या इल्यूजन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। गांधी जी के मृत्यु का इनडायरेक्ट रेफरेंस है, अप्रत्यक्ष संदर्भ है, अप्रत्यक्ष संकेत है। मतलब डायरेक्टली गांधी जी का नाम नहीं लिया गया है ना, नाम किसी और चीज का लिया गया है और उसके माध्यम से गांधी जी के मौत का, मृत्यु का, निधन की बात की जा रही है। तो अप्रत्यक्ष संदर्भ है, एल्यूजन इस पोएम में गांधी जी के डेथ का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सम फिलोसोफर्स रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज एन डैश।
ठीक है। सम फिलोसोफर्स, कुछ फिलोसोफर्स, कुछ दर्शन शास्त्री वर्ल्ड को, दुनिया को, जगत को, संसार को रिगार्ड करते हैं, मानते हैं। क्या मानते हैं? एल्यूजन मानते हैं या इल्यूजन मानते हैं? ऑप्शन बी, इल्यूजन मानते हैं। कुछ फिलोसोफर्स का ऐसा कहना है कि ये जो दुनिया है, जगत है, संसार है, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है। जो कुछ भी हमें दिखता है वो असल में है नहीं, वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं। ऐसे फिलॉसफी उनकी रहती। तो ये था एवरीवन ग्रुप नंबर 37। चलिए एवरीवन ग्रुप नंबर 38। दो शब्द हैं, एक है अपोजिट और दूसरा है ऑपोजिट, है ना। थोड़ा सा अंतर है साउंड में, स्टार्टिंग साउंड में, अपोजिट और ऑपोजिट। तो अपोजिट का मतलब होता है सूटेबल या प्रॉपर, सूटेबल या प्रॉपर, उपयुक्त, उचित, सही, जायज। और ऑपोजिट तो बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ट्ररी यानी विलोम, विपरीत, उल्टा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। The remarks of the PM on the defects of the present system of education were dash। ठीक है एवरीवन, बोला जा रहा है, पूछा भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उस पे जो रिमार्क्स दिए गए, उस पे जो टिप्पणी दिए गए, वो डैश थे। तो वो क्या थे? ऑपोजिट थे या अपोजिट थे? अब इन दोनों में से अपोजिट वर्ड कौन सा होगा आपको बताना है। सूटेबल वर्ड, प्रॉपर वर्ड कौन सा होगा जो उस ब्लैंक को फिल करेगा और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा? सही होगा एवरीवन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो रिमार्क्स था, जो कमेंट्स था, जो टिप्पणी थी, वो अपोजिट था, यानी सूटेबल था, प्रॉपर था। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बातें वर्तमान मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर कही। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। योर ओपिनियंस आर डैश टू माइन। आपके विचार मेरे विचारों के डैश हैं। तो क्या है? अपोजिट है या अपोजिट है? ठीक है, सही वर्ड होगा एवरीवन, ऑप्शन बी, ऑपोजिट। ठीक है, अपोजिट वर्ड यहाँ पे ऑपोजिट होगा, यहाँ पे सुटेबल वर्ड ऑपोजिट होगा। समझ पा रहे हैं ना शब्दों के खेल को? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से शब्दों का खेल भी खेला जाता है एवरीवन। पैरोनीम्स के माध्यम से आप शब्दों का खेल खेल सकते हैं। नंबर 31, एवोकेशन और वोकेशन। एवोकेशन और वोकेशन। तो एवोकेशन का मतलब होता है एवरीवन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी गौण पेशा, पार्ट टाइम वर्क, पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, और वोकेशन का मतलब होता है रेगुलर प्रोफेशन, मुख्य पेशा, मुख्य काम। एग्जाम्पल देखिए, टीचिंग इज माई डैश एंड पेंटिंग इज माई डैश, है ना। टीचिंग, पढ़ाना मेरा डैश है और पेंटिंग मेरी डैश है। तो एवरीवन अब ये जो सेंटेंस है ये किसी के लिए भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर ये सेंटेंस बोला जा रहा है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में ए यूज करेंगे तो सेकंड में बी यूज करेंगे। तो क्या मतलब आएगा? टीचिंग अगर किसी का एवोकेशन है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, तो इसका मतलब पेंटिंग उसका वोकेशन है। और अगर पहले वाले में बी यूज होगा तो दूसरे वाले में ए यूज होगा, डिपेंड करता है एवरीवन। ठीक है, चलिए आते हैं ग्रुप नंबर 40 पर। दो शब्द हैं, BRIDAL ब्राइडल और BRIDLE ब्रिडल। ब्राइडल, ब्रिडल। ठीक है एवरीवन, ये जो ब्राइडल है ये बना है ब्राइड शब्द से, BRIDE ब्राइड। ब्राइड जिसका मतलब दुल्हन होता है। ठीक है, दुल्हन समझते हैं ना एवरीवन। तो ब्राइडल का मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ब्राइड और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, तो कोई भी चीज एवरीवन जो दुल्हन से संबंधित है या शादी विवाह से संबंधित है उसको हम लोग ब्राइडल बोलते हैं। और ब्रिडल का मतलब होता है लेदर स्ट्रैप, है ना, चमड़े का पट्टा, है ना, जो घोड़े के मुंह में लगाया जाता है ताकि आप उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सके जब आप उसकी सवारी कर रहे हैं। तो उस लेदर स्ट्रैप को हिंदी में एक शब्द में लगाम बोलते हैं। ठीक है एवरीवन, सो ब्राइडल और ब्रिडल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ डैश सेरेमनी शुड बी सिंपल, है ना। तो एक जो डैश समारोह है, जो डैश उत्सव है, वो सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। तो कौन सी सेरेमनी एवरीवन, ब्राइडल या ब्रिडल?
तो सही वर्ड होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जो ब्राइडल सेरेमनी है वो सिंपल होनी चाहिए, जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो बिल्कुल सिंपल सादा साधारण होना चाहिए, ताम झाम उसमें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द न्यू डैश हैज बीन पुट ऑन द हॉर्स, ठीक है, हॉर्स को नया डैश लगाया जा चुका है, हॉर्स को घोड़े को नया क्या लगाया जा चुका है, तो नई लगाम लगाई जा चुकी है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। द न्यू ब्रिडल हैज बीन पुट ऑन द हॉर्स, ठीक है एवरीवन। चलिए एवरीवन, ग्रुप नंबर 41 दो शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉजल और कैजुअल। कॉजल और कैजुअल एक जैसा लुक है, साउंड भी एक जैसा है। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यू पहले एस बाद में, यहाँ पे एस पहले यू बाद में, तो डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट मीनिंग होता है दोनों का। चलिए, तो जो पहला वर्ड है कॉजल, ये बना है कॉज से, ये बना है CAUSE कॉज से, ठीक है। कॉज का वो एडजेक्टिव फॉर्म है कॉजल। तो कॉजल का मतलब होता है रिलेटिंग टू अ कॉज और एक्टिंग एज अ कॉज। तो कॉजल कोई ऐसी चीज जो किसी कॉज से, कारण से संबंधित है, या कोई ऐसी चीज जो कारण है किसी दूसरे चीज के होने का, ठीक है। चलिए, कैजुअल के एक से अधिक मीनिंग होते हैं एवरीवन। कैजुअल का एक मतलब होता है एक्सीडेंटल, आकस्मिक। एक्सीडेंटल आकस्मिक यानी अचानक से होने वाला, एकदम से होने वाला, एकाएक होने वाला। और दूसरा मीनिंग एवरीवन ओकेजनल, ओकेजनल यानी अनियमित, ठीक है। तो ये दो मीनिंग्स है किसके, कैजुअल के। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डैश लीव टू टीचर्स इज ग्रांटेड बाय द प्रिंसिपल। तो प्रधानाचार्य महोदय द्वारा ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है शिक्षकों को डैश लीव, डैश छुट्टी। तो कैसी छुट्टी, कैसा लीव एवरीवन, कॉजल या कैजुअल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैजुअल लीव, है ना, जिसको कि शॉर्ट में CL बोलते हैं। तो कैजुअल लीव यानी आकस्मिक छुट्टी टीचर्स को प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज नो डैश रिलेशन बिटवीन मनी एंड हैप्पीनेस। तो मनी और हैप्पीनेस के बीच पैसे और खुशी के बीच डैश रिलेशन नहीं होता है, डैश संबंध नहीं होता है। तो कौन सा संबंध एवरीवन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कैजुअल रिलेशन नहीं होता है। कहने का मतलब एवरीवन दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में ऐसा है कि खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है ना। अगर लेना देना होता तो जिनके पास पैसे होते वो कभी दुखी नहीं होते, है ना, और जिनके पास पैसे नहीं होते वो हमेशा दुखी रहते, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो एवरीवन जो मनी है वो हैप्पीनेस का कॉज नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप की तरफ, ग्रुप नंबर 42 एवरीवन। तीन शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, CESSION, सेशन, सी सेशन, और इसको भी पढ़ेंगे सेशन। तो सेशन का मतलब होता है सरेंडर और ट्रांसफर, है ना। सरेंडर मतलब समर्पण, है ना, सौंप देना। ट्रांसफर मतलब तबादला कर देना, ठीक है। सी सेशन का मतलब होता है स्टॉपिंग यानी रोक, और सेशन का मतलब होता है टर्म ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड, सत्र, समय अवधि। एग्जाम्पल देखते हैं। द डैश ऑफ अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज डिमांडेड बाई पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा बंगाल के एक हिस्से का डैश मांग किया गया था। तो बंगाल के एक हिस्से का क्या मांग किया गया था, सेशन, सी सेशन या सेशन? ऑप्शन ए होगा। तो बंगाल के एक हिस्से का समर्पण मांगा गया था, या यूं कहें कि ट्रांसफर मांगा गया था। पाकिस्तान चाह रहा था कि बंगाल का एक हिस्सा उसको दे दिया जाए। चलिए, द कॉलेज डैश हैड स्टार्टेड। कॉलेज का डैश शुरू हो चुका है। तो कॉलेज का क्या चालू हो चुका है भाई? कॉलेज सेशन चालू हो चुका है ना। कॉलेज सत्र चालू हो चुका है, कॉलेज में पढ़ाई, है ना, पठन पाठन का कार्य चालू हो चुका है। अगला एग्जाम्पल, द UNO इज ट्राइंग हार्ड फॉर द डैश ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन द कॉन्गो। कॉन्गो नाम का एक देश है एवरीवन अफ्रीका में, वहां पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पे आर्म्ड स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। आर्म्ड मतलब हथियारों से, है ना, लड़ाई, वाद विवाद चल रहा है।
तो यूएनओ जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है जो कॉन्गो में चल रहा है वो डैश हो जाए, उस पे डैश हो जाए। क्या हो जाए, क्या हो जाए एवरीवन? सीसेशन हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे सी होना चाहिए और यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 43 के तरफ। दो शब्द हैं कॉप्स और कॉप्स। ठीक है, अब ये दोनों इतना मिलते जुलते हैं कि इस शब्द को अब कॉप्स नहीं कोर पढ़ा जाता है, तो इसको कॉप्स पढ़ेंगे, इसको कोर बोलेंगे। ठीक है एवरीवन, तो कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, स्पेशली ऑफ अ पर्सन, है ना। कॉप्स यानी डेड बॉडी यानी लाश, मृत शरीर, शव, किसी व्यक्ति का खास तौर पर। और कोर, कोर का मतलब होता है बॉडी ऑफ ट्रुप्स, सेना की एक टुकड़ी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। द डैश वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्स, है ना, तो फ्लावर से कवर्ड था, क्या सेना की टुकड़ी या लाश, कौन सा होगा वर्ड सुटेबल? ऑब्वियस है ऑप्शन ए CORPS। द कॉप्स वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्स, फूलों से ढक दिया गया था पार्थिव शरीर को, लाश को। द नेशनल कैडेट डैश इज डूइंग मच सर्विस, बहुत सिंपल है, ऑप्शन बी होगा एवरीवन। द नेशनल कैडेट कोड, जिसको कि शॉर्ट में हम NCC बोलते हैं, तो NCC बहुत सर्विस सेवा दे रही है देश को। ठीक है एवरीवन, ग्रुप नंबर 43। सो ग्रुप नंबर 44 है एवरीवन, डिफाई और डिफाई, DEFY DEIFY, डिफाई। ठीक है, इस डिफाई का मतलब होता है टू चैलेंज, है ना, चुनौती देना, ललकारना। और इस डिफाई का मतलब होता है एवरीवन टू वर्शिप एज अ गॉड, पूजा करना, भगवान, भगवान के जैसा मानकर पूजा करना, बहुत ज्यादा सम्मान देना। डिफाई और डिफाई, एग्जाम्पल लिखते हैं, ही डेयर नॉट डैश माई ऑर्डर्स, ही डेयर नॉट डैश माई ऑर्डर्स, तो मेरे ऑर्डर्स को, मेरे आदेशों को डैश करने की उसमें हिम्मत नहीं है। क्या करने की हिम्मत नहीं है? चैलेंज करने की, है ना एवरीवन। मेरे ऑर्डर्स को डिफाई करने की, चैलेंज करने की उसमें हिम्मत नहीं है ना। मतलब जो ऑर्डर्स में उसको दूंगा उसको वो फॉलो करेगा ही, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा ही, उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसको वो अस्वीकार नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी इज नाउ डैश बाय द इंडियंस, भारतीयों के द्वारा महात्मा गांधी को अब डैश किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑप्शन बी, डिफाई किया जाता है, मतलब वर्शिप किया जाता है, उनको पूजा जाता है ना, देवी देवता के जैसा, भगवान के जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 45। दो शब्द हैं एवरीवन बहुत इंपॉर्टेंट, परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट। परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट, तो परसिक्यूट का मतलब होता है टू ऑप्रेस, है ना, यानी परेशान करना, सताना, दमन करना। ठीक है एवरीवन। और प्रोसिक्यूट के दो मीनिंग देख रहे हैं आप। पहला मतलब होता है टू ब्रिंग समबडी बिफोर अ कोर्ट, है ना, तो किसी व्यक्ति पर इल्जाम लगाना, आरोप लगाना और उसको कोर्ट में लेकर आना, उसको अदालत में लेकर आना, नहीं उस पर मुकदमा कर देना। और सेकंड मीनिंग होता है एवरीवन टू परसू, टू परसू यानी टू फॉलो, अनुसरण करना, है ना, मतलब किसी चीज को सुनना, समझना, सीखने की कोशिश करना, परसू। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, मनी लेंडर्स स्टिल डैश सिंपल विलेजर्स, है ना, तो सिंपल विलेजर्स को, सीधे साधे भोले भाले गांव वासियों को मनी लेंडर्स यानी साहूकार अभी भी डैश करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन ए, अभी भी परसिक्यूट करते हैं, अभी भी सताते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज डैश ऑन अ चार्ज ऑफ डैश चीटिंग। ही वॉज, यहां पे एवरीवन डैश नहीं होना चाहिए, ही वॉज डैश ऑन अ चार्ज ऑफ चीटिंग, है ना, तो चीटिंग के आरोप में, धोखाधड़ी के आरोप में उसको डैश किया गया। क्या किया गया एवरीवन? प्रोसिक्यूट किया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया। ऑप्शन बी होगा और बी का पहला मीनिंग आएगा एवरीवन। ठीक है, दिस बॉय इज अनेबल टू डैश हिज स्टडीज फर्दर, ये लड़का अपने पढ़ाई को, अपने आगे की पढ़ाई को डैश कर पाने में
अनेबल है, असमर्थ है, सक्षम नहीं है, तो क्या कर पाने में, कैरी ऑन कर पाने में, कंटिन्यू कर पाने में, फॉलो कर पाने में, परसू कर पाने में अनेबल है, असमर्थ है। तो यहां भी ऑप्शन बी को यूज करेंगे, लेकिन इसका सेकंड मीनिंग आएगा। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 46 एवरीवन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, तो प्रेस्क्राइब का मतलब होता है टू गिव डायरेक्शन फॉर द यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश देना, है ना, कि उस चीज का इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है। ठीक है, प्रेस्क्राइब। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स हम लोगों को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं। प्रोस्क्राइब एवरीवन, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है टू प्रोहिबिट, है ना, मना कर देना, इनकार कर देना, बहिष्कार कर देना, रोक देना। ठीक है एवरीवन, चलिए प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनडिसेंट फिल्म्स शुड बी डैश बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इनडिसेंट फिल्म्स को, अश्लील मूवीज को, फिल्मों को, चलचित्रों को डैश कर दिया जाना चाहिए। क्या कर दिया जाना चाहिए, प्रोस्क्राइब कर दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी, है ना, उनका बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए, उनको बैन कर दिया जाना चाहिए, उनको चलने नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे उसके हमारे समाज पे बुरा असर पड़ता है। चलिए, द डॉक्टर हैड डैश वेरी कॉस्टली मेडिसिन, तो डॉक्टर ने बहुत ही महंगी दवाएं डैश की हैं, क्या की हैं, प्रेस्क्राइब या प्रोस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, ऑप्शन ए होना चाहिए यहां पर। ये था एवरीवन ग्रुप नंबर 46। चलिए एवरीवन ग्रुप नंबर 47, दो शब्द हैं अबेट और अबेट, अबेट और अबेट। देखिए जो पहला वर्ड है अबेट, उसका मतलब होता है बिकम लेस और मेक लेस, है ना, बिकम लेस और मेक लेस, या तो कम हो जाना, है ना, या तो कम कर देना, या तो प्रभाव में कम हो जाना या प्रभाव कम कर देना। और इस अबेट का मतलब होता है एनकरेज समबडी टू कमिट अ क्राइम, तो किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाना, भड़काना किसी अपराध के लिए, किसी जुर्म के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आई लेफ्ट होम व्हेन द स्टॉर्म हैड डैश, है ना, तो मैं घर से निकला जब स्टॉर्म, तूफान डैश हो गया था, क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। ठीक है एवरीवन, तो ऑप्शन ए, व्हेन द स्टॉर्म हैड अबेटेड, he was dash in these illegal activities by his wife, है ना, तो उसकी वाइफ के द्वारा इन इलीगल एक्टिविटीज में उसको डैश किया गया, मतलब उसकी वाइफ ने ही उसको एनकरेज किया इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को करने के लिए। तो ही वॉज वॉट, ही वॉज अबेटेड, उसको एनकरेज किया गया, उकसाया गया, भड़काया गया वो सारे गैर कानूनी कामों को करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन, नंबर 48, दो शब्द हैं एक्सेसरी और एक्सेसरी, ध्यान दे रहे हैं, तो फर्क सिर्फ ए और ओ का ही नहीं है, मीनिंग का भी अंतर है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। तो एक्सेसरी का मतलब होता है एवरीवन समथिंग एक्स्ट्रा, कोई चीज जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, लेकिन हेल्पफुल है, यूजफुल है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, फिर भी हेल्पफुल है, यूजफुल है, कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है एवरीवन, इस एक्सेसरी का मतलब होता है वो पर्सन, वो व्यक्ति जो मदद करता है दूसरे व्यक्ति की किसी क्राइम में, किसी अपराध में, है ना, किसी जुर्म में। चल एग्जांपल देख लेते हैं, ही वाज चार्ज्ड विथ बीइंग एन डैश टू मर्डर, उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने मर्डर करने में, हत्या करने में किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की है, यानी वो सह अपराधी था, तो उसको सह अपराधी होने का आरोप लगाया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरीवन ऑप्शन बी, ही वाज चार्ज्ड विथ बीइंग एन एक्सेसरी टू मर्डर। ठीक है, सह अपराधी। व्हाट आर द डैश ऑफ स्कूटर, है ना, किसी स्कूटर के डैश क्या क्या हैं, क्या क्या एक्सेसरीज हैं, है ना, मतलब स्कूटर में आप अलग से क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 49, अफेक्शन और अफेक्टेशन। अफेक्शन और अफेक्टेशन, ध्यान देंगे एवरीवन। अफेक्शन मतलब होता है लव, प्यार, मोहब्बत, स्नेह, लगाव, है ना, फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस,
और अफेक्टेशन का मतलब होता है प्रीटेंस, प्रीटेंड से बना प्रीटेंस, प्रीटेंड मतलब होता है दिखावा करना और प्रीटेंस मतलब क्या हो गया, दिखावा, अननेचुरल बिहेवियर। ठीक है एवरीवन। एग्जाम्पल देखिए, ही फेल्ट ग्रेट डैश फॉर इट्स सिस्टर, है ना, तो अपनी बहन के लिए उसको बहुत ज़्यादा डैश फील हुआ और बहुत ज़्यादा स्नेह फील हुआ। ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील हुआ, स्नेह लगाव फील हुआ। हिज लिटिल डैश इरिटेटेड हर, उसके थोड़े से डैश ने उसको इरिटेट किया, उसको चिढ़ाया, उसको तंग किया, उसको परेशान किया, तो उसके थोड़े से प्रीटेंस ने, उसके थोड़े से दिखावे ने। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरीवन ऑप्शन बी। ये था ग्रुप नंबर 49। ग्रुप नंबर 50 एवरीवन, पहला शब्द है अप्रेज और दूसरा शब्द है अप्राइज। अप्रेज और अप्राइज। अप्रेज का मतलब होता है एसेस द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज की क्वालिटी को, है ना, या वैल्यू को, गुणवत्ता को या उसके मूल्य मान को एसेस करना, है ना, देखना समझना कि कितना अच्छा या कितना खराब है, यानी मूल्यांकन करना। इसको हिंदी में एवरीवन हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन करना, मूल्य आंकना, है ना। चलिए सेकेंड वर्ड है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग, है ना, किसी व्यक्ति को किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना, सूचना देना, जानकारी देना। तो इसका मतलब हो गया मूल्यांकन करना और इसका मतलब हो गया सूचना देना। एग्जाम्पल देखिए, ही डैश द एबिलिटी ऑफ हिज प्यूपल्स, तो उसने अपने प्यूपल्स, अपने शिष्यों के एबिलिटी को डैश किया। तो एबिलिटी को, योग्यता को, काबिलियत को क्या किया उसने, आका। ऑप्शन ए अप्राइज, सॉरी अप्रेज्ड। चलिए, आई वॉज डैश ऑफ द कमिटीज डिसीजन, तो मुझे कमिटी के डिसीजन के बारे में डैश किया गया, इन्फॉर्म किया गया, सूचित किया गया, अप्राइज किया गया। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 51, 4 शब्द है, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है। बेबी, बूवी, बॉबी और बेबी। ध्यान दे रहे हैं? तो बेबी तो सबसे कॉमन वर्ड है, इसका मतलब आप जानते हैं वेरी यंग चाइल्ड, बहुत ही छोटे बच्चे को बेबी कहा जाता है। बूबी का मतलब होता है फुलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। और बॉबी किसी पुलिसमैन को बोलते हैं, बॉबी, BOBBY बॉबी। और बेबी लार्ज ग्रुप होता है, बड़ा समूह होता है। ठीक है भाई, बड़े समूह को बेबी बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ मदर एंड डैश आर डूइंग वेल, है ना, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ठीक है, तो जच्चा और बच्चा, तो बच्चा का अंग्रेजी हो गया बेबी। ऑप्शन ए। ही हैज बॉट अ डैश कार, उसने एक डैश कार खरीदा है। तो यहां पर एवरीवन इस ब्लैंक में एक से अधिक वर्ड हो सकते हैं, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि ए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। ही हैज बॉट अ बेबी कार, उसने एक बच्चों का कार खरीदा है। द हॉकर सिटिंग अंडर द ट्री इज अ डैश इन डिस्गाइज, वो जो हॉकर है, वो जो फेरी वाला है, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वो डैश है वेश बदलकर। ठीक है, तो वो क्या है, वो पुलिसमैन है। ठीक है, वो बॉबी है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 52, 2 शब्द हैं, BAIL बेल और BALE बेल। ठीक है, दोनों को एक ही साउंड है, बेल। तो इस बेल का मतलब होता है सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है जमानत। सिक्योरिटी मनी, जमानत। और इस बेल का मतलब होता है लार्ज बंडल, है ना, बहुत बड़ा बंडल, हिंदी में इसको बोलते हैं गट्ठर। ठीक है, चलिए, लार्ज बंडल जिसको कि पैक किया जाता है प्रेशराइज करके, रस्सी वगैरह से बांधा हुआ जाता है, बेल, गट्ठर, लार्ज बंडल। ही वॉज रिलीज ऑन अ डैश ऑफ 5000 रुपीज, तो 5000 के डैश पर उसको रिलीज कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, है ना, जमानत पर। तो हो जाना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन ए। तो 5000 रुपए के जमानत पर उसको रिहा कर दिया गया। द क्लोथ वॉज पैक्ड इन डैश, तो कपड़े को डैश में पैक किया गया, गट्ठर में पैक किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 53 एवरीवन, 2 शब्द हैं, एक है कैनवास और दूसरा भी वही कैनवास, सॉरी इसको कैनवस पढ़ेंगे,
कैनवस, कैनवस इसको कैनवास पढ़ेंगे, थोड़ा सा अंतर है साउंड। तो कैनवस स्ट्रॉन्ग कोर्स क्लोथ होता है, कपड़े को बोलते हैं एवरीवन, कोर्स मोटे खुरदुरे कपड़े को बोलते हैं कैनवस, जिससे टेंट वगैरह चीज़ें बनती है, ठीक है, कपड़े वगैरह भी बनते हैं, जूते वगैरह भी बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं उससे। और कैनवास का मतलब होता है आस्क पीपल फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट, है ना, तो किसी एरिया में घूम घूम कर लोगों से वोट मांगना, पॉलिटिकल सपोर्ट मांगना, ठीक है ना, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करना, कैंपेनिंग करना, कैनवास एवरीवन। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ही इज डैश फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वो डैश कर रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, घूम घूम कर पॉलिटिकल सपोर्ट मांग रहा है, वोट मांग रहा है लोगों का। दिस इज अ डैश बैग, ये एक डैश बैग है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ये एक कैनवस बैग है, ठीक है एवरीवन। ये था ग्रुप नंबर 53। ग्रुप नंबर 54 एवरीवन, 3 शब्द हैं, पहला है सेंसर, CENSER सेंसर, दूसरा है सेंसर CENSOR, और तीसरा है सेंश्योर CENSURE सेंश्योर, ठीक है। तो पहला जो शब्द है सेंसर, उसका मतलब होता है कंटेनर, एक तरह का कंटेनर होता है सेंसर, जिसमें इंसेंस को, है ना, धूप हुमाद वगैरह चीज़ों को मंदिर या पूजा के स्थान स्थल पर जलाया जाता है, तो सेंसर एक तरह का कंटेनर होता है, बर्तन होता है। CENSOR सेंसर का मतलब होता है एग्जामिन करना, जांचना, परखना, है ना, किताबों को, फिल्म्स को, प्लेस को, लेटर्स को, ठीक है एवरीवन। और उस पर्सन को भी सेंसर बोलते हैं, जो पर्सन को भी बोलते हैं सेंसर, जो एग्जामिन करता है इन चीज़ों को। सेंश्योर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, घोर निंदा, ठीक है एवरीवन, या फिर रेप्रीमैंड, डांटना, फटकारना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द पार्लियामेंट पास्ड अ वोट ऑफ डैश अगेंस्ट द PM, तो पार्लियामेंट ने, संसद ने प्रधानमंत्री के खिलाफ डैश मत पास किया, कैसा मत पास किया, ऑप्शन सी होगा एवरीवन, अ वोट ऑफ सेंश्योर, ठीक है एवरीवन, मतलब सदस्यों ने प्रधानमंत्री की आलोचना की, निंदा की, भर्त्सना की। द डैश बोर्ड गेव ए सर्टिफिकेट टू आवर फिल्म, हमारे फिल्म को डैश बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया, कौन सा बोर्ड, सेंसर बोर्ड, ठीक है एवरीवन, सेंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट ग्रुप है एवरीवन 55, 2 शब्द हैं, कॉम्पीर COMPER और दूसरा वर्ड है कॉम्पेयर COMPERE, ठीक है। तो कॉम्पीर पर्सन ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ एबिलिटी होते हैं, मतलब वो व्यक्ति जो बराबर दर्जे के हैं या जो बराबर योग्यता के हैं, उनको कॉम्पीर कहते हैं। और कॉम्पेयर कौन होता है, वन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मेंस इन अ गेम शो और प्रोग्राम, है ना, जिसको कि हम लोग एंकर भी बोलते हैं, होस्ट भी बोलते हैं, है ना, वो व्यक्ति जो इंट्रोड्यूस करता है परफॉर्मेंस को, उनका नाम लेके उनको बुलाता है किसी प्रोग्राम में या किसी गेम शो में। एग्जाम्पल एवरीवन, ही इज मच रिस्पेक्टेड बाय हिज डैश, है ना, उनके डैश के द्वारा उनका बहुत मान सम्मान किया जाता है, तो किनके द्वारा, कॉम्पीर के द्वारा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो उनकी बराबरी के जितने भी लोग हैं वो उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। He has acted as a dash on many an occasion, तो उसने बहुत सारे अवसरों पर डैश के रूप में काम किया है, किस रूप में एवरीवन, ऑप्शन बी, कॉम्पियर के रूप में, एंकर के रूप में, होस्ट के रूप में, ठीक है, प्रेजेंटर के रूप में। चलिए ग्रुप नंबर 56 एवरीवन, 2 शब्द हैं, कॉम्प्लेसेंट और कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट और कॉम्प्लेसेंट, ध्यान दे रहे हैं। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट, ठीक है, आपने थोड़ी सी उपलब्धि पाई, थोड़ी सी कामयाबी पाई और थोड़ी सी कीर्ति अर्जित की आपने और सेटिस्फाइड हो गए, है ना, आप संतुष्ट हो गए कि अब इसके आगे कुछ करने को नहीं है, सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट, संतृप्त हो गया। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है ओब्लाइजिंग, आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला, खुश करने वाला। एग्जाम्पल लिखते हैं एवरीवन, डोंट बी डैश अबाउट योर अचीवमेंट्स, देयर इज स्टिल अ लॉट टू बी डन, ठीक है। तो कहा जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को कि अपनी उपलब्धियों को लेकर डैश मत बनो, अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। तो क्या मत बनो, सेल्फ सेटिस्फाइड मत बनो, कॉम्प्लेसेंट मत बनो, ऑप्शन ए हो जाएगा इस ब्लैंक में।
चलिए अगला एग्जाम्पल, एज शी इज डैश आई लाइक हर वेरी मच, है ना, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि वो डैश है, क्या है, ऑब्लाइजिंग है, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट है ना, आज्ञाकारी है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे ग्रुप नंबर 57 की तरफ। दो शब्द हैं, एक है कॉन्शस और दूसरा है कॉन्सेंसस। दूसरे को पढ़ते हैं कॉन्सेंसस, ठीक है एवरीवन। तो कॉन्शस का मतलब हो गया अवेक, है ना, सजग सचेत, जो होश में है, जिसको चीज़ें दिख रही है, सुनाई दे रही है ना, जिसको पता चल रहा है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कॉन्शियस, अवेक, सचेत, सजग। और कॉन्सेंसस का मतलब होता है एवरीवन केयरफुल टू डू समथिंग वेल एंड करेक्टली, है ना, केयरफुल मतलब कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, जो भी काम कर रहा है उसको अच्छे से कर रहा है, कॉन्सेंसस, ठीक है एवरीवन। अब हम देखेंगे इन दोनों वर्ड्स का एग्जाम्पल। Example everyone, he was in a coma for 7 days but now he is dash again। 7 दिन तक वो कोमा में था, अचेत था, मूर्छित था, बेहोश था, लेकिन फिर से वो डैश हो गया है। तो फिर से क्या हो गया है, सचेत हो गया है, फिर से कॉन्शियस हो गया है ना, फिर से होश में आ गया है, ऑप्शन ए। दिस एसे इज अ मोस्ट डैश पीस ऑफ वर्क। ये जो एसे है, ये जो लेख है, निबंध है, ये कार्य का डैश पीस है। तो यहाँ पे होना चाहिए एवरीवन ऑप्शन बी, कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस पीस है, मतलब बहुत ध्यान लगाकर इस ऐसे को लिखा गया है। चलिए ग्रुप नंबर 58 एवरीवन। दो शब्द हैं, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल, ठीक है, सावधान, सजग, सचेत। और इस डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, है ना, अलग, भिन्न। एग्जाम्पल देखते हैं, It was not very nice of you to ring me up at the office। ठीक है, तो तुमने मुझे ऑफिस में ही फ़ोन कर दिया। तो ये मुझे तुम्हें लेकर डैश नहीं लगा। क्या नहीं लगा, तो डिस्क्रीट नहीं लगा, केयरफुल नहीं लगा। कहने का मतलब ये है एवरीवन कि जो बोलने वाला है वो ये कहना चाहता है कि तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था ऑफिस में। इट इज़ अ सीरीज ऑफ डैश इवेंट्स, ठीक है, तो ये घटनाओं का एक डैश श्रृंखला है। तो कैसी श्रृंखला है, सेपरेट, डिस्क्रीट, है ना, डिस्क्रीट इवेंट्स का एक श्रृंखला है। मतलब इन इवेंट्स का बाकी इवेंट्स से कोई लेना देना नहीं, ठीक है एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 59, दो शब्द हैं, एक है एलिसिट और दूसरा है इलिसिट। तो एलिसिट का मतलब होता है ड्रॉ आउट, किसी से कोई चीज़ प्राप्त करना, निकलवाना, ठीक है। और इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी, अवैध। इन 10 minutes टाइम आई हैड डैश ऑल देयर फैमिली हिस्ट्री। 10 मिनट के अंदर ही मैंने उसके पूरे परिवार का इतिहास निकाल डाला, खोज डाला, ठीक है एवरीवन। तो ऑप्शन ए, आई हैड एलिसिटेड। They were prosecuted for dash sale of drugs, है ना। तो ड्रग्स के डैश बिक्री के लिए उन पर मुकदमा चला। तो कैसी बिक्री है एवरीवन, अवैध बिक्री, है ना, गैर कानूनी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं ग्रुप नंबर 60 पे। दो शब्द हैं, एक है एलिजिबल और दूसरा है इलिजिबल। एलिजिबल और इलिजिबल। तो इलिजिबल तो लेजिबल का उल्टा है। लेजिबल का मतलब होता है रीडेबल, पठनीय, पढ़ने योग्य। तो इलिजिबल हो गया अनरीडेबल, है ना, जिसको पढ़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। एलिजिबल का मतलब होता है फिट, योग्य, काबिल। यू आर डैश फॉर मेंबरशिप इन आवर क्लब। तो हमारे क्लब में सदस्यता के लिए तुम डैश हो, फिट हो, योग्य हो, एलिजिबल हो, ठीक है। द डॉक्यूमेंट बेयर्स एंड डैश सिग्नेचर। वो जो डॉक्यूमेंट है उस पर जो हस्ताक्षर है वो डैश है। तो हस्ताक्षर कैसा है, इलिजिबल है, मतलब हस्ताक्षर पढ़ा नहीं जा रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किसका हस्ताक्षर है, क्या नाम है। एवरीवन ग्रुप नंबर 61, दो शब्द है, एमिनेंट और इमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस एंड डिस्टिंग्विश्ड, पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, प्रतिष्ठित, प्रख्यात, है ना। और किसी क्वालिटीज के कॉन्टेक्स्ट में रिमार्केबल, ठीक है। तो एमिनेंट पर्सन के लिए भी यूज होता है, क्वालिटीज के लिए भी यूज होता है। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, ये घटना के लिए यूज होता है ना, कोई घटना जो होने ही वाली है, बहुत जल्द होगी ही, है ना, अवश्यम भावी,
एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज नो वार्निंग ऑफ डैश डेंजर, तो आने वाले खतरे का कोई चेतावनी नहीं, आने वाला खतरा, इमिनेंट डेंजर, ऑप्शन बी। ठीक है एवरीवन। ही इज अ मैन ऑफ डैश गुडनेस, है ना, गुडनेस यानी अच्छाई, अच्छाई का, सद्गुण का वो डैश व्यक्ति है, तो कैसा व्यक्ति है वो, एमिनेंट गुडनेस का व्यक्ति है, ऑप्शन ए। ठीक है एवरीवन, ये था ग्रुप नंबर 61, एमिनेंट और इमिनेंट।